नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी विकास सिन्हा और अभिषेक सत्यव्रतम। यहां से भारतीय बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में कमजोर शुरुआत और इस वक्त निचले स्तर पर है बाजार। आपको क्या करना चाहिए, इस पर आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत हम करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी समझेंगे। लेकिन बाजार की बड़ी बातें एक बार आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। निचले स्तरों पर दिन के बाजार इस वक्त कामकाज करते हुए अच्छा है कि ट्रंकेटेड हफ्ता है और इस हफ्ते दो छुट्टियां हैं, मार्केट हॉलीडेज हैं, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर जो है वो बुरी तरह से कह सकते हैं वीक होता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल अनिश्चितताएं और जो टेंशंस लगातार बढ़ती हुई दिख रही है उसका असर हम देख रहे हैं। करीब 400 अंकों की गिरावट और 22,400 के लेवल्स पर निफ्टी में फिलहाल कामकाज। बैंक निफ्टी में 1600-1700 अंकों की गिरावट देखी जा चुकी है और सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं इसी तरह 1300 अंकों की बिकवाली का दबाव है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे काफी दिनों के डाउन ट्रेंड्स के बाद रुपये में हम देख रहे हैं एक रिकवरी का ट्रेंड। आरबीआई का इंटरवेंशन इस वक्त तो काम कर रहा है, लेकिन यहां से आगे किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं करेंसी में, इस पर फोकस हमें रखना होगा। मेटल्स में एक शाइनिंग ट्रेंड लगातार देखने को मिल रहा है और खास तौर से यहां पर भी मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है और मिडिल ईस्ट में जो खबरें आती हुई दिखी, ईरान ने 2 प्रोडक्शन साइट्स पर अटैक किया। इसके ठीक बाद हमने एलएमई पर एल्यूमिनियम में बढ़त देखी, 6% का उछाल। और इसी के तर्ज पर नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं आज मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। शुगर सेक्टर में अच्छी खासी तेजी का रुझान आज के सत्र में आप देखेंगे। रामपुर शुगर, श्री रेणुका शुगर 7 से 9% तक की बढ़त इस वक्त दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ओवरऑल इंडेक्स वाइज बाजार कमजोर नजर आ रहे हैं, वॉलेटाइल है क्यूज। ब्रॉडर मार्केट्स में भी इसी तरह के सेंटिमेंट्स हैं और आरबीआई के फॉरेक्स कैप से बैंकिंग शेयरों में हम देख रहे हैं गिरावट का रुझान। एक्सिस, कोटक, इंडसइंड, एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखने को मिला है। ऑल इन ऑल वॉलेटाइल और कमजोरी की तरफ ज्यादा इशारा करते हुए इस वक्त मार्केट्स कुछ एक तमाम स्पेसेस है जहां पर हम देख रहे हैं एक मूव है टुवर्ड्स अपसाइड, लेकिन बाजार का मूड, माहौल और टेक्सचर बिल्कुल कमजोर। लेकिन ऐसे में स्टॉक्स कहां पर है, कौन से खबरों के दम पर स्टॉक्स में मूव्स हैं और मार्केट का ओवरऑल आउटलुक क्या है, एक एक कर आपके सामने रखते हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। इस वक्त मार्केट में सेंटिमेंट्स जैसे डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, हर सेशन में हम देख रहे हैं मानो फियर ऑफ मिसिंग आउट भी अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स फील कर रहे हैं, अगले दिन वापस से और ज्यादा गिरावट और टूटते हुए बाजार। बिल्कुल सही कहा मानसी आपने। देखिए 2 दिन बाजार जब चला 23,200 तो गया, हमें ऐसा लगा कि शायद बाजार की जो दिक्कतें हैं दूर हो रही हैं, लेकिन 2 दिनों में जो तेजी थी आज न सिर्फ पूरी की पूरी हवा हुई है, बल्कि 22,500 के अहम सपोर्ट को भी बाजार ने आज के सत्र में तोड़ा है। और देखने की ट्रंप की तरफ से जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बाजार उस पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा है। और ट्रंप ने जो ये बयान दिया फाइनेंशियल टाइम्स को, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और ये कहा कि हम ईरान के ऑयल इंफ्रा पर उनका जो खार आइलैंड है जहां से वो 90% अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर हम कब्जा कर सकते हैं, तो बाजार इसको लेकर परेशान हो। और आज हमने दुनिया भर के बाजारों को गिरते हुए देखा। एशियाई बाजारों में आज हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई, चाहे वो जापान का बाजार हो, कोरिया का बाजार हो या फिर चीन का बाजार हो। और उसी तर्ज में भारतीय बाजार में गिरावट आ रही है। अच्छा, गिरावट के पीछे भारतीय बाजार में 2 और वजहें क्या हैं। एक तो ये है कि आज हमारी ये मंथली एक्सपायरी है, थोड़ी सी पोजीशंस हम देखते हैं कि अनवाइंड होती है, तेज़ी की नई सीरीज़ में जाने को लेकर लोग हिचकिचा रहे होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि कल छुट्टी है। अब वैसे तो मंगलवार को छुट्टी को एक्सपायरी होती है, लेकिन कल चूंकि महावीर जयंती की छुट्टी है भारतीय बाजार में, उसके चलते हम देख रहे हैं कि ये अब लोग छुट्टी पर अपनी पोजीशन कैरी करना नहीं चाहते। जो वीकेंड वाला, हॉलिडे वाला जो रिस्क होता है ना, उसको लेकर लोग नहीं जाना चाहते हैं। और यही रीज़न है कि आज सेल ऑफ थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होते हुए हम देख रहे हैं। 2 दिन में निफ्टी बैंक करीब 3,000 अंक टूट गया है। और ट्रंप के कमेंट तो रहे ही, लेकिन आरबीआई ने रुपए को सपोर्ट करने के लिए जो डॉलर पर कैपिंग लगाई बैंकों के पास होल्डिंग में, उसके चलते हमने देखा कि सेंटिमेंट और ज़्यादा खराब हो गया और 3,000 अंक 2 सेशन में निफ्टी बैंक टूट गया है। और 1 साल के लगभग निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। रिकॉर्ड हाई से लगभग 16-17% नीचे आपको निफ्टी बैंक कारोबार करता नजर आएगा। 10,000 पॉइंट टूट चुका है। इंडिया विक्स लगातार हम देख रहे हैं कि ये वॉलिटिलिटी और फियर को इंडिकेट कर रहा है और 28 के पार निकल गया है। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज हम कोई राहत देख नहीं रहे। तो देखिए आज की स्ट्रेटजी मानसी ये होनी चाहिए, मतलब प्योरली आप इंट्राडे बेसिस पर बाजार को आप देखें। आप बहुत लंबे चौड़े आप आगे की प्लानिंग करके चल नहीं सकते। निफ्टी ने जो पिछले सोमवार का जो लो था ना 22,471, आज उसको भी इंट्राडे में ब्रीच किया है, ये आप ध्यान रखिए। और सेंटिमेंट लगातार ब्रेक हो रहा है।
अब जब तक ईरान की तरफ से युद्ध विराम को लेकर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आता है, ईरान सामने आके ना कह दे कि हम तैयार हैं, तब तक आप बॉटम बनने की खबरों पर ज्यादा यकीन कीजिएगा नहीं। आज 22,800 एक क्रूशल सपोर्ट था, जिसके बारे में हमने परसों के सत्र में बताया था, शुक्रवार को बताया था, और उसके बाद 22,500 का सपोर्ट था। 22,500 को भी आज निफ्टी ने ब्रेक किया है। अब यहां से जो सपोर्ट रेंज दिखाई दे रहा है बहुत नजदीक का है। 22,500 पर बुल्स और बेयर्स के बीच में बड़ी तगड़ी रसाकशी चल रही है। 22,400 से 22,300 ये सपोर्ट रेंज होगा। इसके अगर नीचे निफ्टी गया तो फिर हम 22,000 तक के भी दायरे खुलते हुए देखेंगे। और अगर हम रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 22,500 से 22,600 ये रेजिस्टेंस का जोन है निफ्टी के लिए। इसके बीच में थोड़ा फंसता हुआ नजर आएगा। तो अभी इंडेक्स को अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो ना कीजिए, अवॉइड करना बेहतर रणनीति है। छुट्टी का रिस्क लेना भी नहीं चाहिए और पोजीशन हल्के रखें। पुट्स के जरिए, नीचे की पुट्स 22,500 या फिर 22,400 की पुट्स के जरिए आप अपने चाहें तो पोजीशन को हेज कर सकते हैं। अपने वित्तीय सलाहकार से इस बारे में बातचीत कर लीजिएगा। आगे हम एक्सपर्ट से इस पर राय भी लेंगे। और अगर कोई उछाल आता है तो फिर आपको ना लॉन्ग नहीं जाना है। अगर आपकी कोई फंसी हुई पोजीशन है ना, उससे निकलने की आप कोशिश कीजिए। अभी स्थिति काफी ज्यादा नाजुक है और युद्ध यहां से और भड़कने की आशंका है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने एडिशनल अपनी मिलिट्री डिप्लॉय की है मिडिल ईस्ट रीजन में है। तो कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि शायद ईरान के ऊपर और सख्ती अमेरिका करे और हमले यहां से तेज होते दिखे। और जिस तरह से ईरान भी पूरी ताकत के साथ अमेरिका के जो भी अलाइज हैं उन पर लगातार अटैक कर रहा है, अब उनके जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से उनको ठिकाना बना रहे हैं, इसके चलते ये रिस्क थोड़ी सी और बढ़ती है नजर आ रही मानसी। और डी एस्केलेशन के कोई संकेत आ नहीं रहे हैं और बाजार की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। बिल्कुल, तो ये बाजार के ऊपर स्ट्रेटजी डी एस्केलेशन का जो कोई एक संकेत चाहिए बाजार को इस वक्त, वो कहीं से मिलता हुआ नजर आ नहीं रहा है और इसकी वजह से आप देखिए बाजार में नेगेटिविटी हर तरफ है। ऐसे में आपको क्या करना है ये अभिषेक ने बहुत क्लियरली आपको बता दिया, तमाम वो लेवल्स आपके लिए सामने रख दिए। चलिए अब हमारे मेहमानों को भी इस शो में शामिल करने का वक्त हो चुका है। हमारे साथ दो मेहमान अब तक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अंशुल जैन जी और साथ में है हमारे साथ स्वाति होतकर जी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है, अंशुल जी, स्वाति जी। अंशुल जी आपके पास ही आऊँगा सबसे पहले। क्या स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से है बाजार को लेकर? अभी आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को इस वक्त? सर नमस्कार। देखिए, ओपनिंग कमेंट्री में हमने डिस्कस भी किया था कि निफ्टी अगर 22,624 के नीचे सस्टेन करती है तो हमारा टारगेट नीचे का खुलेगा 22,471, जो ऑलमोस्ट अभी टेस्ट हो चुका है और उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसके नीचे हम सस्टेन करते हैं तो फिर और डाउनसाइड यहाँ से खुलेगी 22,400 तक। और बेसिकली एक गैप छूटा हुआ है अप्रैल 2025 का निफ्टी पे 22,270, 22,254। अगर हम नहीं प्रोटेक्ट कर पाते हैं 22,471 तो ये गैप फिल करने के लिए नीचे 22,250 की जोन तक आते हुए दिखेगा। और बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि 51,323 अगर इस लेवल के नीचे हम सस्टेन करते हैं ओपनिंग 15 मिनट्स में, अगर इसको हम रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसके नीचे एक्सेप्टेंस मिलता है, तो गैप जो छूटा हुआ है निफ्टी पे 50,643 वो फिल करने आएगा। एग्जैक्टली हम वहीं पे खड़े हैं, तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल बाउंस बैक इन निफ्टी बन सकती है, बट ओवरऑल अभी भी वीकनेस है। कल छुट्टी का दिन है तो और ये पैनिक में ऐड करेगा, तो किसी तरह की लॉन्ग फिलहाल अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। डाउनसाइड यहाँ से थोड़ा सा गहराता हुआ दिख सकता है। अगर लास्ट ओवर में थोड़ा सा बाउंस बैक भी मिलता है, फंसी हुई लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग्स इस समय अवॉइड करना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल फ्रेश लॉन्ग्स को इस वक्त अवॉइड करने की राय। लेकिन इस बीच बजिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की लिस्ट जो हमने तैयार की है वो क्विकली आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद क्लोजिंग ट्रेड्स की तरफ बढ़ेंगे। डिफेंस सेक्टर आज फोकस रेडार पर है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 2 लाख करोड़ के प्रपोजल्स जो है उसे क्लियर किया है। FY26 के लिए ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ के 55 प्रपोजल्स को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON मिला है। AON एक क्रिटिकल स्टेप होता है किसी भी प्रोसेस प्रोक्योरमेंट से पहले, और ये खबर आने के बाद डिफेंस कंपनियों के लिए मजबूत ऑर्डर फ्लो जो है वो उसकी संभावना हो चुकी है।
तय और इसी के चलते डिफेंस सेक्टर फोकस रेडार पर यहां पर होंगे। मार्केट की गिरावट के साथ इन स्टॉक्स में भी डाउन ट्रेंड्स हैं, लेकिन न्यूज फ्लो जरूर है। इसके अलावा एक्मे सोलर, बंसल वायर जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस रेडार पर हैं। न्यूज बैक्ड इंपैक्ट वहां पर देखने को मिला है। सेक्टर वाइज आज बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे तो मेटल और एल्यूमिनियम प्लेयर्स खासतौर से फोकस में है। नाल्को, हिंदाल्को, वेदांता जैसे काउंटर्स है जहां पर एक मूव नजर आ रहा है। अर्बन कंपनी के स्टॉक में आज 4% के मजबूत ट्रेंड्स देखने को मिला है। क्विक होम सर्विस इनकी जो है उस सर्विस में हमने देखा काफी अच्छा रिस्पांस और काफी अच्छा प्रदर्शन इस सेगमेंट ने किया है, जिसके चलते स्टॉक का कंपनी के बिजनेस को भी काफी फायदा होता हुआ दिखा है। जुबिलियंट फूड का स्टॉक करीब 3% की गिरावट झेल रहा है। वहीं BHEL ऑर्डर्स के चलते आज फोकस रेडार पर है। कंपनी को कुछ एनओएज मिलते हुए दिखे हैं NTPC से, जिसके चलते ये न्यूज फ्लो पर है। KNR कंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। NHAI से 1734 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं, जिसके चलते कमजोर बाजार में भी करीब 7% के मजबूती का ट्रेंड ये स्टॉक दिखा रहा है। लेकिन चलिए, हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। स्वाति होतकर है, अंशुल जैन है और निमेशठाकर.com के निमेश ठाकर भी हमारे साथ हैं। आइए सीधा आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले सेगमेंट क्लोजिंग ट्रेड्स का रुख करते हैं। स्वाति, गुड आफ्टरनून। शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं मार्केट को स्टॉक वाइज आप? आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग कॉल्स क्या होंगे? यस, डेफिनेटली। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। करंट लेवल्स पे मैं 2 कॉल्स देना चाहूंगी, एक बाय साइड और एक सेल साइड, ताकि अपना पोजीशन हेज हो जाए। बाय साइड ऑरोफार्मा है। ऑरोफार्मा मुझे काफी स्ट्रांगली लगता है। अगर आप मंथली चार्ट्स देखोगे तो जो 2023 से रैली देखी थी ऑलमोस्ट 500 से 1500 के लेवल के, वो 50% रिट्रेस हुई है। वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बन चुके हैं 1100 रुपीज के। वहां से काफी अपसाइड मोमेंटम रैली हम लोग ने दिखी। ये मंथ में इवन दो मार्केट वाज करेक्टिंग, ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑलमोस्ट 8% के रिटर्न्स दे चुका है। क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन थे जो 1200-1250 के आसपास, उसके ऊपर वेरी वेल सस्टेन्ड है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो करंट लेवल सेटअप्स ऑन अ लार्जर डिग्री भी काफी पॉजिटिव है। करंटली काउंटर 1310-1312 के रेंज में ये ट्रेड हो रहा है। तो करंट लेवल्स पे बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। 1280 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अपसाइड में इसमें क्षमता है, एटलीस्ट ये 1360 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे, तो ऑरोफार्मा बाय करते हुए चलना चाहिए। सेकंड मेरा सेल कॉल है जो कि है दिविस लैब पे। दिविस लैब अगर आप देखोगे तो काफी दिनों से ये एक लोअर टॉप्स लो बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। 50, 100, 200 DMA के नीचे ट्रेड हो रहा है। एंड आज अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखोगे तो इसने क्लस्टर सपोर्ट जोन जो है 5950, 5960 के आसपास, वो ब्रेकडाउन होते हुए हमें नजर आ रहा है। तो करंटली ये काउंटर चल रहा है 5975, जो कि अप्रैल फ्यूचर लेवल्स के रेट्स हैं। तो करंट लेवल्स पे आप शॉर्ट कीजिएगा 5975 के आसपास। 6030 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। नीचे इसमें क्षमता है कि ये एटलीस्ट 5950, 5800 के लेवल्स तक हमें डाउनसाइड रैली नजर आ सकती है। ठीक है, 60,030 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और 58,000 तक के लेवल हमें। डीवीएस लैब पे आपकी स्वाति जी सेल की ही कॉल थी ना? इस सेल की कॉल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेल की ही कॉल है डीवीएस लैब पर। और 5,952 रुपये का फिलहाल भाव हमें देखने को मिल रहा है, और 6,030 का स्टॉप लॉस होगा, और 5,800 रुपये का आपको इसमें टारगेट लगा के चलना है। अरविंदो फार्मा पर बाय की रिकमेंडेशन है। 1,360 रुपये का लक्ष्य होगा। 1,280 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो एक बाय एक सेल। अच्छा, निफ्टी फार्मा की अगर हम बात करें तो जब से युद्ध की शुरुआत हुई है ना, तब से आप देखेंगे कि जो सबसे कम गिरने वाला सेक्टर है उसमें निफ्टी फार्मा भी शामिल है। लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट है। अदरवाइज निफ्टी में करीब 10 से 11% गिरावट हो चुकी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 16% गिरावट आ गई है। ऑटो भी लगभग निफ्टी बैंक के बराबर ही टूटा है। तो सबसे कम गिरने वाला ये सेक्टर है, और कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी नेट देता है। तो उस पर हमारे एक्सपर्ट भी फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंशुल जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपके पिक्स क्या होंगे क्लोजिंग के लिए? सर गुड आफ्टरनून। मैं आप ही की बात को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। सबसे कम निफ्टी फार्मा गिरा है, ये अपने आप में रिलेटिव स्ट्रेंथ है और यहीं पे बाइंग की कोशिश करनी चाहिए। वन ऑफ दोस काउंटर जो फार्मा सेक्टर में रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, नेटको फार्मा, वापस से ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के बाद आज फॉलो थ्रू अप मूव आ रहा है। इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से
985 के अराउंड स्टॉप लॉस रहेगा 970 का और टारगेट रहेगा 1005 का। इसकी वैलिडिटी आज डे एंड तक की ही रहेगी। अगर आज टारगेट अचीव होता है या नहीं भी होता है तो आज इसको क्लोज करके जाना चाहिए, पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाना चाहिए। परसों के सेशन में आके नए सिरे से नए ट्रेड्स देखेंगे। अंशु जी, सिर्फ एक ही शेयर? सॉरी, सिर्फ एक शेयर आज है? हाँ केवल एक Only शेयर one? रहेगा। हाँ जी, केवल एक शेयर रहेगा। मंडे वेडनेसडे आके नए सिरे से नए ट्रेड्स देखेंगे। ठीक है, एक शेयर है, वो भी इसकी वैलिडिटी जो है ना सिर्फ 1.25 घंटे की है। 1.25 घंटे में टारगेट आ गए तो आ गए, नहीं तो फिर आप ट्रेड अपने स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा। 970 रुपए का स्टॉप लॉस, 15 रुपए नीचे का, और 1005 रुपए के टारगेट। तो 15 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, 20 रुपए ऊपर का टारगेट है। देखिए, ट्रेड खोजना ना मुश्किल है, और हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं सुबह सुबह आके अपने टर्मिनल खोल के बैठते हैं, आपको राय देते हैं। कई बार क्या है ना कि ये इस तरह के बाजार में ना, और बहुत कुछ दांव पे लगा होता है। मतलब ऐसे आपको 15-20 रुपए वो दिख रहा होगा, लेकिन जब कोई फ्यूचर्स में ट्रेड करता है ना, तो आप लॉट के हिसाब से कैलकुलेट करके देखिए, तब वो कितना भारी पड़ता है ये आपको समझ में आ जाएगा। इसकी वजह से जो सुरक्षित हो आपको उसके साथ ही जाना हो, जहां सेफ्टी हो उससे आप चिपक के रहिए। निमेश जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए, आपके पास कितने ट्रेड हैं सर? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और एवरीवन। मेरे पास भी एक ही ट्रेड है, और जिस तरह से मार्केट के अंदर हम सेलअप देख रहे हैं, मेरा मानना है कि भले कम ट्रेड करे पर अच्छा ट्रेड करना चाहिए। डीमार्ट के अंदर देखिए 2 दिनों से मार्केट काफी गिर रहा है, काफी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बट डीमार्ट एक रेजिलेंस है और वहां पर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देख रहे हैं। मेरा मानना है कि डीमार्ट के अंदर यहाँ से बाय करके चलना चाहिए, और यहाँ से कोई भी डीप आता है तो बाय करके चलना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 3850 का रखना चाहिए, और ऊपर मुझे लग रहा है कि 4025 और 4100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और ये ट्रेड जो मेरा रहेगा वो पोजिशनल ट्रेड रहेगा, तो ये इंट्राडे के लिए नहीं है, बट डीमार्ट यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, डीमार्ट के लिए जो टारगेट होगा 4100 तक के टारगेट हैं, और 3850 रुपए का बता रहे हैं निमेश जी कि इसके लिए आपका स्टॉप लॉस होगा। 1% की तेजी आज के सत्र में देख रहे हैं, और लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है। देखिए क्या है ना कि फार्मा हो गया, कंजम्पशन हो गया, इन पर उतना असर पड़ना तो नहीं चाहिए। अब युद्ध का माहौल होता है तो क्या होता है ना, सेंटिमेंटल इंपैक्ट आता है और शेयर कई बार गिरते हैं। लेकिन उसके बीच में भी आपको डीमार्ट पिछले कुछ सत्रों से लोअर लेवल से हमने देखा कि 3900 के भाव से थोड़ा सा ना स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये, और आज फिर से 1% के आसपास की तेजी हम शेयर में देख रहे हैं। देखते हैं कि शेयर ये आगे कहां तक जाता है। फिलहाल 4100 रुपए तक के टारगेट आपको बता रहे हैं इसमें, इसको लेकर निमेश जी। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी बनी है या फिर आगे भी बन सकती है। अच्छा अंशुल जी, आपने कोई मेटल वाला कोई शेयर नहीं पकड़ा, क्या रीजन इसका सर? सर मेटल, सुबह आपका एक सवाल था नेशनल एल्यूमिनियम पे, वहां पे अपने टारगेट्स ऑलमोस्ट 30-40 पैसे से रह गए थे। मॉर्निंग 388 के अराउंड हमने डिस्कस किया था, 396 का टारगेट, 394.60 का हाई बना है। उसके बाद से मेटल में कोई फॉलो थ्रू एक्शन नहीं दिखा है। फॉलो थ्रू एक्शन दिखा शुगर स्टॉक में, जो 352 रुपए पे डालमिया शुगर सुबह हमने बाय दिया था, वहां पे 13% का अप मूव अच्छा आया है। तो मॉर्निंग इसमें मेटल में बाइंग आई थी, फॉलो थ्रू एक्शन नहीं आया, शुगर्स में फॉलो थ्रू एक्शन आया है। ठीक है, ये राय है अंशुल जी की तरफ से। लेकिन आप बाजार देखिए, निफ्टी की जो गिरावट है 400 अंकों से ज्यादा की हो गई है, और 22,400 के लेवल पर इस वक्त आपको निफ्टी नजर आएगा। दिन के निचले स्तर पर निफ्टी बैंक की जो गिरावट है लगभग 1700 पॉइंट की हो गई है, और 50,600 के आसपास निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा। 3.25% की गिरावट। शुक्रवार को जो टूटा था लगभग 2.65% की गिरावट आई थी, और आज 3.25% के आसपास की गिरावट। तो भरभरा के पूरा बाजार टूट रहा है। सिर्फ 450 शेयर इस वक्त तेजी वाले हैं, और 2600 शेयर हम देखने की गिरावट के साथ आपको कारोबार करते नजर आएंगे। स्वाति जी, मान लीजिए किसी को अगर अपनी तेजी की पोजीशन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पुट अगर खरीदना हो, तो आपके हिसाब से कौन से पुट में बाइंग करनी चाहिए हेजिंग के लिए प्योरली?
आई एम नॉट अ डेरिवेटिव एनालिस्ट, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऊपर में एटलीस्ट आई बिलीव 22,000 के लेवल्स आएंगे। अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट योर पुट्स। व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। एग्जैक्टली स्ट्राइक रेट कितना प्रीमियम्स चल रहा है या ओआई, उसके हिसाब से कैलकुलेशन से होगा। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव द कॉल ऑन द पुट एंड ऑन कॉल ऑप्शंस। एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, किसी डेरिवेटिव एनालिस्ट को भी जोड़ेंगे। और बैंकिंग की जो आज गिरावट आ रही है ना, बैंकिंग शेयरों की जो चौतरफा जो टूट रहे हैं शेयर, 14 के 14 शेयर निफ्टी बैंक के टूट गए। निफ्टी पीएसयू बैंक के भी लगभग सभी शेयर आज लाल निशान में हैं। तो ये क्यों टूट रहे हैं? कितनी बड़ी चिंता पैदा हो गई है आरबीआई के दिशा निर्देशों से डॉलर की कैपिंग को लेकर? इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, किसी बड़े बैंक के मैनेजमेंट से भी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में, और हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल पूरा बना हुआ है। हम लगातार बात कर रहे हैं स्टॉक्स आइडियाज़ की, जहां पे आपकी ट्रेडिंग करके कमाई हो सकती है, इस गिरते हुए बाजार में भी, इस कमज़ोर बाजार में भी। चलिए कुछ स्टॉक्स पर ज़रा फोकस करते हैं और लेकर आते हैं उन्हें आपकी स्क्रीन पर। एक स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं लेकर आना चाहता हूँ वो है BLS इंटरनेशनल का। देखिए BLS में ट्रैवल सपोर्ट सर्विसेज की कंपनी है, वीज़ा सर्विसेज देती है ये कंपनी। और देखिए 5% की जो है वो कमज़ोरी आज इंट्राडे में देखने को मिल रही है। ये शेयर जो है वो लगातार कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे ना तो कुछ खास रही नहीं है परफॉर्मेंस। पिछले 3 महीने में 25% का नेगेटिव रिटर्न ही इस शेयर ने दिया है। वैसे तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन चार्ट्स पर क्या स्थिति है ज़रा एक बार निमेश जी से चेक करा लेते हैं। निमेश जी जरा BLS इंटरनेशनल को एक बार चेक कीजिए, बताइए कि क्या कुछ कोई लेवल्स आपको नजर आते हैं जहां सपोर्ट लेगा ये? देखिए जिस तरह से सेटअप है, सेटअप के अंदर थोड़ी वीकनेस तो दिख ही रही है। बीच बीच में एक दिन बाउंस आ जाता है विथ वॉल्यूम को, और फिर से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस रहता है। मेरा मानना है कि जिस तरह से गिरावट है, पिछले टाइम 220 के आसपास एक सपोर्ट लिया था, तो फिलहाल अभी देखना चाहिए 220 का एक सपोर्ट बन रहा है। और अगर 220 का भी लेवल ब्रेक होता है तो 200 तक के लेवल, ये 200 तक की गिरावट ये स्टॉक के अंदर आ सकती है। तो अभी कोशिश व्यू है, सिग्नल कोई रिवर्सल का मिला नहीं है, तो अभी यहाँ से फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 220 के आसपास रिवर्सल मिलता है कि नहीं है। अगर 220 के पास रिवर्सल मिलता है तो वी कैन प्लान फॉर ट्रेड, अदरवाइज तो अवॉइड की रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 220 के आसपास देखेंगे एक बार फिर से इस शेयर को। अभी फिलहाल जो है वो नेगेटिव ट्रेंड ही नजर आ रहा है निवेश जी को। चलिए एक सेक्टर जिसके ऊपर ना अंशुल जी लगातार नेगेटिव रहे, रेलवे सेक्टर। और रेलवे सेक्टर का एक शेयर है IRFC। आज ये अपने 52 वीक लो पे पहुंच गया, 88 के भाव इसने टच कर लिए हैं, 5% के आसपास की गिरावट है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC तो सेक्टर को अच्छे से रिप्रेजेंट करने वाला शेयर है, क्योंकि सेक्टर में अगर कुछ डेवलपमेंट हो रही है, कुछ काम हो रहा है, तो फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। और फाइनेंसिंग के लिए ये कंपनी, रेलवे फोकस्ड फाइनेंसिंग के लिए ये कंपनी जानी जाती है। तो अगर मूड माहौल बदलेगा तो इस कंपनी का भी ट्रेंड बदलना चाहिए। अब अंशुल जी से समझना यह है कि अंशुल जी आपके कहते कहते गिरावट तो लगातार आती रही, रेलवे शेयरों से आप दूर रहे और आपने हमारे व्यूअर्स को भी दूर रखा। अब 52 वीक लो पे आ गया है, अभी और गिरावट या अब थोड़ा देखना चाहिए नीचे के लेवल पे? सर देखिए, 4 काउंटर बजट के आसपास मैंने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहना है और एग्जिट कर लेना है। HAL, BDL, IRFC और RVNL। IRFC में 28% की गिरावट है। अभी गिरावट कंप्लीट नहीं हुई है। 85 पहला लेवल है जहां पे जाके थोड़ा सा बाउंस बैक बन सकता है। तो फिलहाल ये गिरावट इमीडिएट बेसिस पे 85 आते हुए दिख रही है। बाउंस बैक के बाद अगला टारगेट 77 और 75 की जोन का खुलेगा। तो IRFC, RVNL, HAL, BDL चारों अभी भी नेगेटिव है। यहां से भी फर्दर 10 से 15% की डाउनसाइड आपको देखने के लिए मिल सकती है। चलिए ये एक राय स्टॉक स्पेसिफिक फिलहाल हमें मिलती हुई रेलवे काउंटर्स पर, यहां से फर्दर डाउनसाइड इस वक्त तो नजर आ रही है। अगर पोजीशन है तो एक बार एग्जिट के बारे में भी सोचा जा सकता है। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में मूव नजर आ रहे हैं। स्वाति, KNR कंस्ट्रक्शन के स्टॉक पर
न्यूज बैक थी सही, लेकिन आज एक इम्पैक्ट है। अच्छी खासी मजबूती 6-7% के मूव्स आज के सत्र में देख रहा है स्टॉक। एनएचएआई से 1734 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिले हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के हिसाब से। स्टॉक में अच्छा खासा मूव, 7% की तेजी। पोजीशंस अगर हैं तो कोई स्ट्रैटेजी निकलने के बारे में सोचना है या फिर यहां से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है? आज न्यूज बेसिस डेफिनेटली इसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली हम लोग ने देखी है। फर्स्ट 1 आवर ही काफी एक स्ट्रेंथ हम लोग ने नजर आया है, 20 डीएमए के ऊपर का है, बट अगेन हम लोग ने एक सेल ऑफ देखा है। वॉल्यूम्स थे आज मॉर्निंग में बट ड्राई आउट हो गए, काफी शॉर्ट लिव्ड थी ये पुल बैक रैली। आई बिलीव कि लॉन्ग पोजीशंस फिलहाल किसी ने इनिशिएट नहीं करनी चाहिए करंट लेवल्स पे, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 123-125 रुपीज का। अगर जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है भी, वो एटलीस्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 112 का। अगर वो टूटता है तो वापस एक हमें न्यू लो बनते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि स्टॉक को लेके जा सकता है 105 to 106 के लेवल्स के आसपास तक। तो करंट लेवल पे बने रहिएगा 112 का, और 3 रुपए का एक रिस्क लीजिएगा। एंड कोई भी वापस उछाल आता है 125-128 के आसपास, जो कि 20 डीएमए के आसपास आ सकता है, तो वहां पे आप अपने लॉन्ग पोजीशन एक्सिट कीजिएगा। ऑलराइट, तो चलिए ये राय स्टॉक स्पेसिफिक केएनआर कंस्ट्रक्शन जहां पर एक मूव है इस पर बनती हुई। सेक्टर वाइज बाजार की चाल को अगर समझेंगे, लगभग सारे सेक्टर्स में डाउन ट्रेंड है। मेटल एल्यूमिनियम स्पेस में थोड़ा बहुत मूव जरूर है, बट अदरवाइज हर क्षेत्र में इस वक्त बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि पिछले दिनों कई हफ्तों से मिडिल ईस्ट टेंशंस के चलते ये जो एआई को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन पर लगातार बातचीत होती थी, एक छोटा सा ब्रेक जरूर लगा है। हालांकि ये भी है कि आईटी कंपनियां और टेक रिलेटेड काउंट सेक्टर्स जो हैं वो अब भी एआई और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर लगातार अपने डेवलपमेंट्स जो हैं उस पर न्यूज एंड फ्लोज देती जा रही है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक जरूर लगा। एआई की बात फिलहाल मिडिल ईस्ट टेंशंस में मानो कमी होती नजर आ रही है। निमेश, आपसे एक टेक समझना चाहूंगी। पिछले कुछ हफ्तों से हम ये देख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच तनाव और तनाव की स्थिति में बिल्कुल बाजार जो है उसका असर देख रहा है। ऐसे में आपकी रीडिंग क्या कहती है? यहां से रिलीफ के साइंस कहां मिलेंगे? क्योंकि जितना भी देखे हर हफ्ते बाजार और ज्यादा टूटता हुआ, थमता हुआ ही नजर आ रहा है। डेफिनेटली मानसी, देखिए मार्केट में जिस तरह से हम लोग गिरावट देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग स्टेट्स जो है वो बुल्स के फेवर में भी अभी दिख रहे हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो सिंस 2010 जब भी मार्केट ने 3 कंजर्वेटिव मंथ नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, चौथे महीने मार्केट के अंदर शार्प बाउंस आया है। ऐसा हम लोगों ने देखा है 2010 से अब तक 4 बार हुआ है, 2011, 2012, 2013 और 2020, जहां पर कंटिन्यूअस 3 महीना, यानी अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो जनवरी, फरवरी और ये मार्च महीना भी नेगेटिव मार्केट क्लोज देगा। तो अप्रैल के अंदर मार्केट के अंदर बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ऐसा पिछले अगर हम लोग 15-16 साल का अगर डेटा एनालिसिस करते हैं तो वहां से एक चीज देखने को मिली है। तो होपफुली जिस तरह से हम लोग मार्केट यहाँ से करेक्ट होते हुए देखते हैं, अप्रैल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर एक साथ बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, निमेश जी का ये व्यू है बाजार को लेकर। और आप देखिए इस बीच जो है निफ्टी ने दिन के निचले स्तर पर 22,400 के लेवल को भी ब्रेक किया है। 22,400 से 22,300 एक अब यहाँ पर छोटा पड़ाव है, एक सपोर्ट रेंज है। देखते हैं कि बाजार इसको रेस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है। अदरवाइज 25,178 से तो गिरते गिरते 22,375 पर निफ्टी इस वक्त आपको दिखाई देगा। 11% का स्ट्रेट फॉल है अगर हम सिर्फ मार्च के महीने की बात करें, यानी कि युद्ध की जब से शुरुआत हुई है उसके बाद इतनी गिरावट बाजार में आ गई है। और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो लगभग 17% के आसपास से गिरावट हो चुकी है सिर्फ एक महीने में। और 1 साल के निचले स्तर पर निफ्टी बैंक है। लगभग यही लेवल थे पिछले साल। अगर हम 30 मार्च, 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल के आसपास के लेवल देखेंगे तो यही लेवल आपको नजर आएंगे। तो शार्प फॉल और कोई भी लेवल देखने की बाजार में इस वक्त आपको ना थमता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन ऐसे स्टॉक्स पर थोड़ी आपको नजर रखनी चाहिए जो ना ये युद्ध से थोड़े से इम्यून हैं, उतना ज्यादा डायरेक्टली इंपैक्टेड नहीं है। उसमें से एक शेयर है भारतीय एयरटेल का भी। भारतीय एयरटेल को लेकर अंशुल जी आपका व्यू क्या है? थोड़ा सा कम गिरा है, गिरे तो सारे के सारे ही शेयर हैं, ये थोड़ा कम गिरा है। क्या आपको लगता है कि अगर किसी को मान लीजिए निवेश के लिए कॉन्ट्रा बाइंग करना हो
तो स्टैगर्ड मैनर पर शुरू कर देना चाहिए? सर स्टैगर मैनर में शुरू करना चाहिए। अगर आपको 100 क्वांटिटी लेना है तो यहाँ 15 या 20 क्वांटिटी ली जा सकती है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट 1764 पे आया था, उसी को रिटेस्ट किया है। 91 डेज में 18% करेक्शन है, लेवल रिटेस्ट हो चुका है और वहां पे पिछले 8-9 दिन से कंटिन्यूअसली एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो स्टैगर मैनर में यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। 1764 के आसपास थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, ये जोन ऑफ एडिशन है। यहाँ पे कुछ हद तक बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। बाउंस बैक अगर आता है तो बॉक्स का हाई 1854 आपका पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर 1901 ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 1785 1764 ये एक बाइंग जोन हो सकती है भारतीय एयरटेल के लिए। ठीक है, भारतीय एयरटेल को लेकर ये व्यू। लेकिन आज बैंकिंग शेयर क्यों टूट रहे हैं? और आरबीआई ने जो कदम उठाया रुपए को सपोर्ट करने के लिए, हमने देखा कि 122 पैसे रुपया मजबूत खुला, लेकिन ऊपरी स्तरों पर रुपया भी टिक नहीं पाया। तो ये डबल वहमी आज बाजार के लिए हो गया। अब आरबीआई ने किया ये कि बैंकों से कहा, निर्देश दिया कि वो $100 मिलियन से ज्यादा की अपनी डॉलर पोजीशन नहीं रख पाएंगे, और मतलब होगा फिर ये कि बैंकों को फोर्स सेलिंग करनी पड़ेगी और जो उनके पास अतिरिक्त डॉलर है उसको बेचना पड़ेगा। अब इन सब चीजों के मायने क्या हैं, जरा इसको विस्तार से और बारीकी समझते हैं आसान भाषा में। हमारे साथ जुड़ गए हैं हरकुलस एडवाइजर्स के फाउंडर आदित्य शाह, बैंकिंग पर बड़ी बारीक नजर रखते हैं। आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आदित्य जी, जरा बताइए, आखिर बैंकिंग शेयरों की इतनी पिटाई क्यों हो रही है? जरा सरल भाषा में समझाइए सर कि मुश्किलें क्या हो रही हैं आज। देखिए, आरबीआई जो है वो रुपी और डॉलर के ट्रेड के ऊपर काफी नजर रखती है। रुपी में जो डेप्रिसिएशन काफी हो रहा है, 94 तक पहुंच गया था रुपया। तो आरबीआई अब रुपी को प्रोटेक्ट करना चाहती है और उन्होंने कहा है कि बैंक को कुछ कुछ लिमिट दी है, उतने डॉलर बैंक रख सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी डॉलर बैंक के पास होंगे तो उनको वो ट्रेड को अनवाइंड करना होगा और रुपयों में अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करना होगा। आरबीआई ये सिर्फ रुपए को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है। ये शॉर्ट टर्म लॉस कुछ बैंकों को हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म लॉस अगर किसी बैंक को होता है और स्टॉक प्राइस में करेक्शन होता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन बैंकों को बाय करने के लिए। सिस्टमैटिकली ये बैंक्स काफी स्ट्रांग है। हालांकि एचडीएफसी बैंक में पिछले दिनों में कुछ रेजिग्नेशन हुए हैं और बहुत सारी अफवाहें भी आई हैं, पर मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर काफी स्ट्रांग है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, ये सारे बैंक काफी स्ट्रांग है और ये अपॉर्चुनिटी रहेगी बैंकिंग सेक्टर में एंटर करने के लिए। बिल्कुल। तो ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा रहा है। आदित्य शाह की तरफ से ये विजन है कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए इस गिरावट को। लेकिन इस कन्वर्सेशन में अब हमारे साथ बैंकिंग साइड का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। सिटी यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ एन कामाकोडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर कामाकोडी, आपका बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। और मेरा पहला सवाल आपसे इस चीज़ पर है कि जो ये आरबीआई का स्टेप है, क्या ये रुपए की वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए है या कोई फॉरेक्स मार्केट में सिस्टमिक रिस्क दिख रहा है आरबीआई को, जिसकी वजह से ये स्टेप जो है वो आरबीआई ने इमीडिएटली लिया है? बहुत सारे मामले इधर हो रहा है। ये कारण मार्केट से ही आ रहा है करके, लाइक व्हेन एफआईआईस वो लेके जाने के समय वो ज्यादा डॉलर लिक्विडिटी मार्केट बैंक का बाहर चाहिए करके ऐसा एक लाइक से कारण भी रखता है। बट ये वगैरह चीज लाइक से दी इट्स as previous speaker said, ये शॉर्ट टर्म का मामला है। these things will like say once the existing वो surplus dollars वो बेचने के बाद वो नॉर्मल से खत्म हो जाएगा, which will also affect take care of the rupee dollar, and also we normally don't get like say for all the market fluctuations the reason and all, even though we try to find that वो ये this is market, ये चीज हम एक्सेप्ट करना चाहिए। and this sort of like say वो क्यों बढ़ रहा है, क्यों नीचे हो रहा है, for many times you don't find a reason, and ये भी ऐसा एक मामला है।
ओके कई सारे एंगल्स हैं और कई सारे प्लेयर्स हैं जहां पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आदित्य, हाय, गुड आफ्टरनून। आरबीआई के निर्देश पर अब जेफरीज के रिपोर्ट भी आए हैं। उनका ये कहना है 3,000 से 4,000 करोड़ एमटीएम लॉस के अनुमान की खबर, और इसका असर फॉरेक्स आर्बिट्राज पर भी होगा, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसे आप कैसे देखते हैं, और ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है ये किसके लिए ज्यादा चैलेंजिंग होगी, सरकारी बैंक्स के लिए या निजी बैंक्स के लिए? कि बैंक के कई सारे कामकाज, कई सारे बिजनेसेस होता है। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करना उसमें से एक है। और आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई वॉलेटिलिटी इन द रूपी उसको स्मूदन आउट करने की कोशिश कर रही है। हमने देखा है आरबीआई कई सारे टूल्स है आरबीआई के पास जिससे वो ये कर सकती है, और उन्होंने बैंकों को ये निर्देश इसलिए दिया है क्योंकि अभी थोड़ी सिचुएशन डिफिकल्ट है, वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट में वो रुपये की जो वॉलेटिलिटी है उसको कंट्रोल करना चाहती है। अब इसमें मेरे हिसाब से सरकारी बैंक को कम नुकसान होगा, प्राइवेट बैंकों को ज्यादा नुकसान होगा। पर ध्यान रखिए, ये अदर इनकम है, और अदर इनकम बैंकों का बहुत छोटा पार्ट होता है। बैंकों का मेजर बिजनेस है लोन देना और डिपॉजिट लेना। और मेरे हिसाब से लोन देना और डिपॉजिट देना ये क्वार्टर काफी स्टेडी रहा है बैंकों के लिए। और जैसे जैसे शेयर बाजार में रिटर्न कम आएगा, हम देख रहे हैं पिछले 1 से 2 साल में शेयर बाजार में रिटर्न नहीं आ पा रहा है, तो डिपॉजिट फ्लो जो कि बैंकों के लिए प्रॉब्लम था, वो डिपॉजिट फ्लो भी थोड़ा थोड़ा करके वापस आएगा डिपॉजिट में, और बैंकों को फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से निजी बैंकों में अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जैसे कि मैंने बताया, सरकारी बैंकों में आपको एसबीआई में ही स्टिक करना है। एसबीआई काफी शानदार ग्रोथ दे रहा है, और आगे चल के प्रॉस्पेक्ट भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और छोटे बैंकों में आप फेडरल बैंक की तरफ देख सकते हैं, या फिर आप सीएसबी बैंक, ऐसे बैंकों की तरफ देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से इंडिया का बैंकिंग सिस्टम काफी स्ट्रांग है। ये आरबीआई का एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट शॉर्ट टर्मिश है, लॉन्गर टर्म में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इन सारे बैंकों। के हिसाब से ये कुछ छोटे बैंकों में आप फोकस करके चलिए, और बड़े बैंकों में एसबीआई पर, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पर वो भरोसा जता रहे हैं। और आप देखेंगे कि अपने रीसेंट हाई से 20% 25% ये बैंक आपको नीचे मिल रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी निश्चित तौर पर आगे के लिए हो सकती है, और जैसा कि आदित्य कह रहे हैं कि कोर बिजनेस ही आगे इनकी ग्रोथ को ड्राइव करेगा। लेकिन मिस्टर कामकोड़ी, आप जरा ये बताइए, सिंपल टर्म्स में जरा ये बताइए सर, कि क्या ये कदम आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करेगा तो सर कितना करेगा? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बैंक्स जो हैं ये क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट जो है वो बैंकों के लिए है, क्लाइंट साइड पर कोई लिमिट नहीं है, तो अपने कुछ अपने पोजीशंस को उनको दे सकते हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं सर? और बताइए जरा कि प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना असर आएगा इसके चलते। सब आप एक चीज देखता है तो हर बैंक वो नेट ओपन पोजीशन वो कितना चाहिए करके एक पॉलिसी रहेगा। एंड हमारा टाइप ऑफ बैंक्स का वो लिमिट वो $100 मिलियन का बहुत नीचे है। लाइक से दी $100 मिलियन people like say of our size, they never keep a net open position for the dollar, and कुछ भी डॉलर पोजीशन है वो हेज होकर ही रहेगा। वो डाउन साइड रिस्क ऑलवेज प्रोटेक्ट करके ही होगा। सो जो बैंक्स वो से उनको यूएस ऑपरेशंस है और दी फॉरेन वाला ऑपरेशंस है, वो वेर ज्यादा वो यूएस डॉलर के ऊपर और अदर फॉरेन करेंसी के ऊपर वो डील कर रहा है, उनको ये थोड़ा एक्स्ट्रा होगा वो ठीक करने का है। And like say the up ये sort of mark to market, I don't think even for the bigger banks वो total profitability में like say 1-2% का अफेक्ट कर सकता है। उसके ज्यादा इससे ही थोड़ा कुछ भी वो डायरेक्ट होगा करके I don't think so. Like based on the policies whatever they have, and on the open position and whatever वो natural hedging available है वो लाइक से क्लियर किया है, उसे वजह से इवन लाइक से कितना भी होने दो वो दी डायरेक्ट इम्पैक्ट का इम्पैक्ट ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम ही रहेगा करके मेरा उम्मीद है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और उन बैंकों पर ज़्यादा होगा जिनका एक्सपोजर विदेशों में है,
वहाँ पर भी कारोबार हैं। जो विदेशी के बैंक हैं उन पर ज़्यादा इसका असर होगा, छोटे बैंकों पर रिलेटिवली इसका कम असर देखने को मिलेगा। और प्रॉफिटेबिलिटी पर अगर देखें, जैसा कि कामकोटी जी कह रहे हैं कि 102% के आसपास का हिट आ सकता है। देखते हैं कि आगे क्या होता है और बैंक इसको किस तरह से मैनेज करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया कामकोटी जी आपका समय निकालने के लिए, और आदित्य आपका भी इस बहुत ही क्रूशियल मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बाजार की चर्चा फिर से आगे बढ़ाएंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। आपने जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए कुछ ही मिनट रह गए हैं आज के दिन को ख़त्म होने में, और आज एक्सपायरी भी है। बट ऐसे में जिस तरीके से बैंक्स की पिटाई हो रही है वो थोड़ी सरप्राइजिंग ज़रूर है। चलिए आइए अपने मेहमानों से समझते हैं कि कहाँ पर वो देख रहे हैं मौके। और अब स्वागत करेंगे गौरव का, और साथ ही साथ अविनाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अविनाश जी देखिए, ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर ही रहे थे कि ये जो पूरा आरबीआई को फॉरेक्स को लेकर डिसीजन आया है, ये बैंक्स को इम्पैक्ट तो करेगा बट इनकी अदर इनकम का एक बेहद छोटा हिस्सा है। बट अविनाश जी देखिए किस तरीके से उनकी पिटाई हो रही है। एसबीआई लगभग 4% की गिरावट के साथ, एक्सिस बैंक 3.5% कमज़ोर, इवन एचडीएफसी बैंक आज तो 3% टूटा ही है। पिछले एक महीने में देखें तो 17% का करेक्शन हो गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस नई रूलिंग को, कंपनीज को इम्पैक्ट करते हुए, और क्या इस गिरावट का मौका उठाना चाहिए? सृष्टि, मुझे लगता है कि ज्यादातर मार्केट में ओवर पेसिमिज्म आ गया है। मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि ये जो इम्पैक्ट है ये शायद बैंकों के अदर इनकम का जो फॉरेक्स कंपोनेंट है उसका 3 या 4-5% इफेक्ट होगा, बट इससे ऐसा नहीं होगा कि बैंकों के सारे प्रॉफिट्स वाइप आउट होंगे। तो मुझे लगता है कि जो गिरावट आई है वो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट से लेके है। आज मंथली एक्सपायरी भी है, प्लस जिस प्रकार से अभी माहौल है मार्केट का, सभी को पता है कि अभी वॉर जल्दी खत्म होगा ऐसा लग नहीं रहा है, और वही कारण है कि मार्केट्स में लगातार हमको बिकवाली दिख रही है। दो इंपॉर्टेंट रीजन जो इस फॉल को और एक्सेलरेट कर रहे हैं, पहला तो एफआईएस का नंबर रोज नेगेटिव आ रहा है, प्लस रुपया वीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए ये फैक्टर्स नॉट ओनली बैंक्स पर दूसरे सेक्टर्स पे भी प्ले कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकारी बैंक्स में अभी भी वैल्यू है। अगर आप एसबीआई की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड आपको तब मिलेगी जब थोड़ा सा टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करो। बट ये बिजनेसेस ऐसे हैं जो लंबे अवधि के लिए डेफिनेटली चलेंगे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिले, बट एसबीआई, कैनरा बैंक और प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, यही स्टॉक्स हम हमारे क्लाइंटों को भी बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको अच्छी क्वालिटी बिजनेसेस अच्छे डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिल रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि ये सारे लार्ज कैप स्टॉक्स मिड कैप स्टॉक्स के जैसे हैं जहाँ पे लिक्विडिटी का इश्यू है और जहाँ पे और बड़ी गिरावट आ सकती है। तो आई थिंक थोड़ा सा अगर एसआईपी मोड में कोई खरीदेगा तो अच्छी खासी कमाई होगी, बट टाइम फ्रेम थोड़ा मीडियम टर्म रख रहा है। ऑलराइट, तो चलिए अपने टाइम फ्रेम को मीडियम टर्म रखें। एसआईपी जैसे आप करते हैं वैसे ही इन बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की आप कोशिश करिए और दिग्गज नामों के साथ ही रहिए। पर चलिए अब हमारे साथ गौरव भी जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून गौरव। देखिए मार्केट में गिरावट तो हावी है ही, ऐसे में कोई स्टॉक जो कि आपके रेडार पे आ रहा हो कि आप कोई बाय कॉल्स देंगे, अभी भी सेल साइड के मौके ढूंढ रहे हैं? हाय सृष्टि, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस, अच्छी खासी गिरावट है बाजार के अंदर और वो मुझे फर्दर एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। आई सी मार्केट्स क्विकली हेडिंग टुवर्ड्स 22,000 लेवल्स, देयरफॉर मैं सेल साइड की ही पोजीशन इनिशिएट करूंगा। तो जो पहला स्टॉक विच इज कैचिंग माय आईज इज पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पिछले कुछ दिनों से लगभग 2 हफ्ता शेयर ने एक रेंज में बिताया, कंसोलिडेट किया और उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकडाउन देखने को मिला। देयरफॉर एट द करंट लेवल ऑफ 383 ये एक अच्छा शॉर्ट सेल प्रोपोजिशन कैंडिडेट बनता है। 390 का स्टॉप लेकर 365 के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके अंदर। जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, अगेन दैट इज ऑन द सेल साइड, वो भी पीएसयू क्षेत्र से है, दैट इज बीएचईएल। बीएचईएल के अंदर भी एक अच्छी गिरावट है, आज ही ब्रेकडाउन हुआ है 248 के करंट भाव पे। इट इज अगेन अ गुड शॉर्ट सेल कैंडिडेट। 253 का स्टॉप लेना है और 238 तक के हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें ऑन अ पोजिशनल बेसिस। बिल्कुल, तो ये 2 ट्रेड आइडियाज जो हैं वो आपको आती हुई साथ साथ आप एक काम करते हैं, ऑप्शन मार्केट से यानी डेरिवेटिव मार्केट से आपके लिए ट्रेड के आइडियाज लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन में।
और ऑप्शंस के चैंपियन लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं ओशो कृष्ण एंजल वन से। ओशो हाय, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। और क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट से आज ऑप्शंस के चैंपियन में? वेरी गुड आफ्टरनून। आज मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए मेरा भी आज जो सेटअप है वो बेयरिश ही बनते हुए नजर आ रहा है। रिलायंस के अगर हम मंथली चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है। सो मुझे लगता है रिलायंस में अभी और करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की आउट ऑफ द मनी के पुट ऑप्शन को खरीदने की राय है। रिलायंस का 1300 का पुट खरीदना है अप्रैल मंथ के 28-26 रुपीज के रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे बाई करें। 16 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 50 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड रहेंगे। जो मैक्सिमम रिस्क है वो नियर अबाउट 6000 का रहेगा और प्रॉफिट्स आने पे 11,000 तक के प्रॉफिट्स बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ओशो आज जुड़ने के लिए और ये शानदार स्ट्रेटजी सजेस्ट करने के लिए हमारे व्यूअर्स को। एक बार व्यूअर्स की सुविधा के लिए मैं स्ट्रेटजी को रिपीट कर देता हूँ। RIL की 1300 की पुट आपको खरीदनी है, 28 से 26 रुपए के बीच में ये मिल जाएगी और आपको टारगेट जो रखना है वो 50 रुपए का रखना है। स्टॉप लॉस आपको 16 रुपए का मेंटेन करना है। अधिकतम मुनाफा आपको जो हो सकता है वो 11,000 का, नुकसान हुआ तो अधिकतम 6,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए और साथ में ध्यान रखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर का कि FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। औसतन नुकसान 1 लाख रुपए तक का भी हो सकता है। घाटा होने के बावजूद आपको 28% ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में देना होता है और मुनाफा होने पर भी आपको 15 से 50% ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में देना पड़ता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए, लेवल्स का ध्यान रखिए और उसके बाद ही आप ऑप्शन के ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए, ध्यान रखते हुए अपने रिस्क के प्रोफाइल का। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे और ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो कुछ और शानदार एक्शन वाले शेयरों पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमानों का पूरा बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। तो एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और हमारे 4 एक्सपर्ट्स आपके साथ तैयार हैं। गौरव शर्मा हैं, निमेश ठाकर हैं, अंशु जैन हैं और फंडामेंटल आपको समझा रहे हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। बाजार दिन के निचले स्तर पर है और निफ्टी की गिरावट हो गई है 2% से ज्यादा की। 2% फ्राइडे को भी निफ्टी टूटा था और आज फिर से 2% गिरावट 22,350 के भी नीचे जाकर निफ्टी इस वक्त आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट हो गई है लगभग 1900 अंकों के आसपास की। इस बीच आप देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया जो है ये रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया है और एक डॉलर का जो भाव है पहुंच गया है 95 रुपए 21 पैसे। तो जो शुरुआत में 122 पैसे मजबूत जो रुपया खुला था, ना सिर्फ उसको गंवाया है बल्कि ऊपरी स्तरों से हम मतलब और गिरावट बढ़ते हुए देख रहे हैं और आज दिन की ऊंचाई से 162 पैसे रुपया कमजोर हो चुका है। और निश्चित तौर पर तमाम सेक्टर्स हैं जो रुपए की कमजोरी से बेनिफिट होते हैं, जो एक्सपोर्ट रिलेटेड होते हैं, जैसे कि IT हो गया, फार्मा हो गया, सिलेक्टिव टेक्सटाइल हो गया। लेकिन इकोनॉमी के एंगल से अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर एक मुश्किल वाली स्थिति है और ये कहीं ना कहीं FIs की बिकवाली को भी ट्रिगर करती है। FIs तो वैसे ही बेच रहे हैं, लगातार 20 सत्र से कैश में FIs सेल कर रहे हैं और आप ये देखिए बाजार की पूरी जो तस्वीर इस वक्त है वो है लाल। सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। अविनाश सर, RBI ने एक कोशिश की रुपए को सपोर्ट करने के लिए, आज मजबूत रुपया खुला भी, लेकिन स्थिति फिर से काफी गंभीर हो रही है। 95 रुपए का $1 हो गया है। कितना चैलेंज बढ़ते हुए आप देख रहे हैं बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए? से अभिषेक जी, रुपया जब भी वीक होता है मार्केट के लिए नेगेटिव होता है और हमारा जो क्रूड का बिल है, एक तो रुपया वीक हो रहा है, उसके बाद क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए दो तरफा नेगेटिव सरप्राइज है। और मुझे लगता है कि मार्केट इस बात पे चिंता है कि अगर रुपया का ये फॉल बहुत जल्द रुका नहीं है तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आने वाले साल में काफी खराब हो सकता है। अभी तो क्रूड मेरे ख्याल से 110-115 का रेट है, बट अगर ये 130-40 तक जाता है तो दिक्कतें और बढ़ सकती है। तो यही कारण है कि मार्केट्स में एक तो FIs भी बेच रहे हैं और दूसरा मेरे ख्याल से मार्केट में मैक्रो रिलेटेड कंसर्न्स अभी काफी बड़े हैं। तो आई थिंक रुपया का स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। RBI ने जो भी कदम उठाया है थोड़ा सा डेफिनेटली हेल्प करेगा, लेकिन अभी भी जिस प्रकार का सेल आउट FIs कर रहे हैं, इसका जो एक्सेलरेटेड जो फॉल है वो अभी भी मेरे ख्याल से मार्केट्स रोक नहीं पाया। तो यही कारण है कि जब तक FI सेलिंग रहेगी तब तक रुपया के ऊपर प्रेशर रहेगा।
एफआईज सीलिंग रहेगी, रुपए के ऊपर प्रेशर रहेगा। और देखिए कहा यह भी जा रहा है कि आरबीआई ने रुपए को सपोर्ट करने के लिए जो बैंकों पर जो डॉलर की जो कैपिंग लगाई, डॉलर होल्डिंग की, इसने भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को वीक करने का काम किया है। कि फिर एफआई ये सवाल पूछेंगे कि क्या कोई बड़े रिस्क हैं भारतीय सिस्टम में और ये आउटफ्लो को ट्रिगर करेगा। तो डबल वैमी हम कह सकते हैं। और जो कैट बढ़ने की अविनाश सर बातचीत कर रहे हैं, कहा यह जाता है कि एवरी $10 का इंक्रीज जो है ब्रेंट क्रूड में आपके कैड को 30 से 40 बेसिस पॉइंट पे बढ़ाता है। तो $70 वाला कच्चा तेल तो लगभग इसको $20 के आसपास पहुंच गया है। और अगर ये और भड़कता है तो अब ये मैक्रो पिक्चर हमारी यहां से गड़बड़ाती हुई नजर आएगी। और एफआईज पहले से बेच रहे हैं, सेलिंग थोड़ी सी और रफ्तार शायद पकड़ ले, ये आशंका है। एक एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, समझते हैं कि क्या उनके पास कोई ट्रेडिंग कॉल है इस वक्त बाजार में। हमारे साथ श्रीकांत चौहान है कोटक सिक्योरिटीज के। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। श्रीकांत जी, काफी बुरी स्थिति बाजार की, 470 अंक नीचे निफ्टी, 22,500 टूटने के बाद 22,350 भी टूट गया है। आप जरा बताइए कि बाजार को लेकर आपका व्यू क्या है, कहां तक आप निफ्टी को गिरते हुए देख रहे हैं और क्या कोई ट्रेड्स हैं आपके पास सर तेजी वाले? जी अभिषेक जी, वैसे देखा जाए तो तेजी वाले ट्रेड्स तो नहीं है, क्योंकि ये मार्केट लगातार गिरते जा रहा है और मार्केट ने कई सारे इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है। कई सारे डेवलपमेंट्स भी मार्केट में हो रहे हैं और ये काफी अनयूजुअल थे। जैसे कि क्रूड के दाम $115 के करीब आ चुके हैं, जो हमने रिसेंटली देखे नहीं थे, और अभी यहाँ पे आके सस्टेन हो चुके हैं ये लेवल्स। करेंसी जो अपनी है वो 95 के करीब आ चुकी है। आज मॉर्निंग में 9350 का एक अच्छा रिलीफ था, लेकिन अभी 95 के करीब है, तो दिक्कतें और बढ़ रही है। और टेक्निकली मार्केट ने 22,500 के इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है। तो ये जो डेवलपमेंट्स है उसके बेसिस पे तो यही लग रहा है कि अभी मार्केट के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है वो 22,000 के रेंज में है। और अगर हम उससे भी वर्स्ट अगर एक्सपेक्ट करने की अगर कोशिश करते हैं कि शायद अगर मार्केट अगर और गिरता है तो फिर क्या, तो उसके बाद 21,750 के लेवल्स नजर आते हैं। क्योंकि 21,750 का लेवल मार्केट ने रजिस्टर किया था जब टैरिफ से रिलेटेड न्यूज फ्लो आया था। तो 21,750, 22,000, ये मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया बाइंग जोन रहेगा। देखिए, वैल्यूएशन टर्म्स में हम काफी अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस राइज इन प्राइस ऑफ क्रूड एंड जो करेंसी वीक हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि पूरा इक्वेशन बिगड़ रहा है। अगर ये सिलसिला अगर जारी रहा फॉर मोर देन 1 मंथ, 3 मंथ्स, तो फिर इसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे आने की शुरुआत हो जाएगी। अगर ये जल्दी रिजॉल्व अगर हो जाता है, एक आध हफ्ते में अगर ये रिजॉल्व हो जाता है, तो फिर हमें लगता है कि मार्केट का जो करेक्शन रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो वीक स्टॉक्स है वो और वीक होते हुए नजर आएंगे। और अगर यहाँ से वीकनेस अगर नजर आ रही है तो वो है इंडसइंड बैंक में। 750 के करीब ट्रेड कर रहा है। अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स 770, 780 के लेवल्स को इसने तोड़ा है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन बन के आ रही है, उभर के आ रही है, वो है 720 से 710 रुपए की। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक को शॉर्ट करे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 765 का और टारगेट्स यहाँ पे रखे 720 रुपए के। इसके अलावा अगर कुछ क्रूड के डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो फिर मुझे लगता है ओएनजीसी ये एक ट्रेड बन सकता है, लेकिन इसमें पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, पोजिशनल ट्रेड लीजिए। पोजिशनल ट्रेड में आप स्टॉप लॉस रखिए 274 का। हमें लगता है ये स्टॉक ग्रेजुअली 300 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक जो कमज़ोर कैंडिडेट है वहाँ पर बिकवाली और भी हावी हो सकती है। और ओएनजीसी एक पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म का नज़रिया मत रखिएगा। और यहाँ पर 300 के टारगेट्स जो हैं आपको ध्यान में रखने चाहिए। कहीं ना कहीं जो लेवल्स हैं निफ्टी के निचले स्तरों के निकलते हुए वो 21,700 के आ रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा वॉच आउट करने के लिए। और इस बीच आप देखिए मार्केट की गिरावट गहराती हुई 22,300 के बेहद करीब। देखते हैं कि आज वो रुक पाता है लेवल या नहीं। बट आइए अब नीलेश जी का भी स्वागत करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। आप सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आपकी स्टॉक कॉल्स, क्योंकि देखिए गिरावट भरा बाजार है, ऐसे में कैसे व्यू के साथ और कौन से स्टॉक कॉल्स जो है आप लेकर आए हैं व्यूअर्स के लिए?
वेरी गुड आफ्टरनून सृष्टि जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं अक्रॉस दी बोर्ड हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो बिकवाली वाला ट्रेड रडार पर है। सबसे पहले बिकवाली करने की सलाह होगी। पेटीएम के फ्यूचर्स में एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। एक फॉलोअप में हमें यहाँ पर लोअर साइड पे देखने को मिल सकता है, जो स्टॉक को 940 और 920 तक ले जा सकता है। 985 का स्टॉप लॉस अपना होगा। 940 920 तक की डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके अलावा देखिए जो मेजर पेन पॉइंट है आज के सेशन में वो है बैंकिंग स्पेस। तो बैंकिंग स्पेस में लगातार हम दबाव देख रहे हैं। नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक बट ऑल्सो पीएसयू बैंक्स में भी हमें क्रैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कैनरा बैंक में एक फॉलोअप मूव हमें लोअर साइड में देखने को मिल सकता है, जो स्टॉक को 120 118 तक ले जा सकता है। 127 के स्टॉप लॉस से कैन बैंक के फीचर्स को भी शॉर्ट करके चल सकते हैं। पेटीएम यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आ रहा है, इस काउंटर को आप शॉर्ट कर सकते हैं। और कैनरा बैंक देखिए आज के सत्र में 5.5% की गिरावट दिखा रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर, और यहाँ पर भी वीकनेस और गहर आ सकती है, ऐसा नीलेश जी का मानना है। और इस बीच आप देखिए 22,300 के भी लेवल्स तोड़ने की कगार में निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में 2000 अंकों से ज़्यादा की आप फिलहाल गिरावट देखेंगे। बट इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए रुपए में तो वीकनेस फिर से हावी हुई है, बट इंडिया विक्स ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा कूल ऑफ ज़रूर हुआ है। सुबह जो है काफ़ी तेज़ी थी, वहाँ पर 3.5% का अभी भी आप जंप देखेंगे। बट इस बीच जितने भी तमाम दिग्गज फाइनेंशियल्स हैं उनमें जमकर पिटाई हुई है। बजाज फाइनेंस बन चुका है निफ्टी का टॉप लूजर। इसके अलावा आप श्रीराम फाइनेंस देख लीजिए, ये भी 3.5% कमज़ोर है। और इंश्योरेंस स्टॉक्स भी इस पिटाई का शिकार हो रहे हैं। बट हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। और नीलेश, एक बार क्विकली आपसे बजाज फाइनेंस पे भी राय लेना चाहेंगे। 5% की कमजोरी ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा रहा है, कहां तक जाते हुए देख रहे हैं आप इसे? काफी शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अक्रॉस ऑल एनबीएफसी स्पेस भी काफी बड़ी बिकवाली हम आज देख रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस एक शॉर्ट कैंडिडेट है, और यहाँ पर लोअर साइड में मुझे ऐसे लग रहा है 780 760 तक की डाउन साइड बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा पुल बैक मिलता है तो वहां पर बिकवाली करने की सलाह होगी। 825 के स्टॉप लॉस से निचले स्तर पर 780 760 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये राय आपको बजाज फाइनेंस के ऊपर मिलती हुई। अच्छा, फाइनेंशियल इनफैक्ट एनबीएफसी सेक्टर से ना एक और शेयर है जिसका कनेक्शन एचडीएफसी से भी है। एचडीएफसी की एनबीएफसी आर्म एचडीबी फाइनेंशियल, इसे आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इसका जो आईपीओ आया था वो 700 से 740 का आया था। काफ़ी दिनों तक आईपीओ प्राइस के आसपास ही ये मंडराता रहा, और एचडीएफसी की क्राइसिस के बाद इसमें गिरावट इसके अंदर भी आती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, पेरेंटेज निश्चित तौर पे एचडीएफसी की है, उसके बावजूद दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। आप देखिए 5% की गिरावट जो है वो आज में देखने को मिल रही है, अच्छे खासे 16 लाख के वॉल्यूम के साथ। और अब जो है वो शेयर ऑल टाइम लो पे आता हुआ नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर कंपनी पर एक फंडामेंटल राय चाहिए होगी, क्योंकि ये कंपनी एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है, एचडीएफसी का पेरेंटेज है। ऐसी सच कोई परेशानी नज़र तो नहीं आ रही है, कोई ऐसी बुरी खबर आई नहीं है, लेकिन गिरावट का शिकार हो रही है। अविनाश जी, क्या एचडीबी फाइनेंशियल के ऊपर कोई राय है आपकी? आप ट्रैक करते हैं इस कंपनी को? मुझे लगता है कि देखिए आईपीओ के बाद काफी सिग्निफिकेंटली गिरा है, लेकिन फंडामेंटल मुझे लगता है कि अभी भी काफी स्ट्रांग है। देखिए एनबीएफसी प्लेयर है, ज्यादातर एक्सपोजर कमर्शियल व्हीकल सेक्टर और दूसरे लेंडिंग सेगमेंट्स में इनका है। और एसेट क्वालिटी की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि तीसरे तिमाही में कोई प्रॉब्लम था। इनफैक्ट मैनेजमेंट की काफी पॉजिटिव कमेंट्री थी। तो मुझे लगता है कि ये पूरा एचडीएफसी बैंक के गिरने के बाद जो सेंटिमेंट हुआ है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है कि स्टॉक में एक भारी पिटाई आपको देखने को मिली है। मुझे लगता है कि देखिए जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना ये अच्छा मौका बन सकता है, प्रोवाइडेड इनका नजरिया कम से कम 1.5 साल का 2 साल का रहेगा। बिकॉज क्लियरली आई थिंक ऐसे पेरेंटेज का पार्ट होना, और ऑब्वियसली बैलेंस शीट वेल फंडेड है, एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। हालांकि जिनके पास एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है वो इसको अवॉइड करे, बट जिनको कम से कम 12-18 महीने का व्यू लेके काम करना है, अच्छी क्वालिटी एनबीएफसी आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है। क्योंकि जब भी मार्केट बाउंस होगा तभी डेफिनेटली मुझे लगता है री रेटिंग भी काफी स्ट्रांगली होगी। और डेफिनेटली ये जो मार्केट का सिनारियो है इसमें सारे स्टॉक्स को एक ही तरीके से पिटाई हो रही है, तो उसी कारण से ये भी स्टॉक आज डाउन है। पेरेंटेज वाली कंपनी अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो निश्चित तौर पे दूर रहिए। शॉर्ट टर्म नजरिया है तो इनफैक्ट पूरे बाजार से दूर रहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो आपको अच्छे भाव पे ये अच्छी कंपनी मिल रही है। ये राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक से जब लौटेंगे तो तमाम एक्शन वाले शेयरों पर चर्चा करेंगे और एक ऐसा स्टॉक निफ्टी का जो 52 वीक लो पर है, हेवीवेट कंपनी है, क्या वहां इन्वेस्टमेंट का मौका है, गौरव जी से पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। का फिर से स्वागत है। बाजार दिन के निचले स्तर पर और 22,300 के लेवल को भी निफ्टी ने तोड़ दिया है और निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट हो गई है 2100 अंकों के आसपास की और 50,200 के भी नीचे निफ्टी बैंक चला गया था निचले स्तर से हल्की सी बाइंग। हालांकि 4% की भारी भरकम गिरावट इस वक्त हम निफ्टी में देख रहे हैं और निफ्टी की जो गिरावट है 2% से थोड़ी सी ज्यादा की है और सारे के सारे सेक्टर इंडेक्स आपको लाल निशान में दिखाई देंगे और बाजार के लिए जो बड़ी मुसीबत है वो है रुपए की गिरावट। आरबीआई ने कुछ राहत देने की कोशिश की, कुछ कदम उठाए, बैंकों के ऊपर कुछ पाबंदी लगाई डॉलर होल्डिंग को लेकर। आज रुपया मजबूत खुला लेकिन इंट्राडे में ना सिर्फ जो शुरुआत की रिकवरी थी वो हवा हुई बल्कि 95 रुपए के लेवल को भी ब्रीच कर दिया आज डॉलर ने। तो जरा समझते हैं कि कितनी दिक्कतें बढ़ गई हैं और यहां से आगे क्या चाल होगी रुपए की। हमारे साथ जुड़ गए हैं करेंसी एक्सपर्ट कुणाल सुधानी। कुणाल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। कुणाल, क्या वजह है कि रुपया ऐसे फ्री फॉल वाले स्टेट में है और आप कहां पर सपोर्ट्स देख रहे हैं अब? तो सबसे पहले अगर हम आरबीआई के बात करें, जो आरबीआई ने मेजर लिया है नूप $100 मिलियन ऑन शोर पे, सो बेसिकली इट्स अ वेलकम साइन। ऑब्वियसली यहाँ पे आरबीआई कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो लॉन्ग साइड पोजीशन है अराउंड $30 बिलियन की है मार्केट में और ऑब्वियसली आरबीआई जानता है कि उनके पास एनफ रिजर्व्स नहीं है उस चीज को टैकल करने के लिए, यहाँ पे ज्यादा एक्सेस इंटरवीन करने के लिए, बिकॉज आरबीआई की ऑलरेडी शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशंस $100 बिलियन के ऊपर है। और अगर हम एफएक्स रिजर्व्स की बात करें $698 बिलियन, जिसमें से हम अगर गोल्ड निकाल लें $120 बिलियन एंड फॉरवर्ड बुक को भी हम माइनस कर दें यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट $470 बिलियन का ही रिजर्व बचता है, जो ऑलमोस्ट 7-8 महीने का ही इंपोर्ट कवर देता है। तो ये एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है एक्सेस इंटरवीन करने के लिए, बिकॉज एक्सेस शॉर्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें यूएस की भी, अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स की भी हम बात करें, तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि फेड रेट कट एक्सपेक्टेड नहीं है अब इस साल, कंसिडरिंग जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, इन्फ्लेशनरी सिनेरियो क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से भी कैपिटल आउटफ्लोज एशियन कंट्रीज से बाहर जाते हैं। इसीलिए हमारा एफपीआई आउटफ्लोज भी ऑलमोस्ट $13-13.5 बिलियन के आसपास इस महीने में ही चला गया है, जो लास्ट 2020 मार्च में हमने देखा था अराउंड $14 से $15 बिलियन। तो एफपीआई आउटफ्लोज भी क्लियरली एविडेंट है। तीसरी बात, हम बात करें जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तो अभी कुछ देर पहले फिर से ईरान और इजराइल के बीच ड्रोन अटैक्स और काफी टेंशन वाला माहौल फिर से क्रिएट हो गया, जो कहीं ना कहीं शांत तो हुआ नहीं था, जो ग्राउंड इन्वेजन की भी हम बात कर रहे हैं। सो ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यू होते हुए भी ब्रेंट क्रूड प्राइसेस ऑलमोस्ट $110 पर बैरल के आसपास है। अभी तक रिटेल तक ये पास नहीं हुआ है, ओएमसीज और गवर्नमेंट इसे बेयर कर रहा है, बट विद टाइम अगर रिटेल में भी पास होता है तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर और बढ़ाएगा, तो रुपये पे थोड़ा रिस्क कंटिन्यू रहेगा मेरे हिसाब से अभी भी। और जो 10 ईयर इंडिया बॉन्ड यील्ड से भी समझ में आता है कि लिक्विडिटी बहुत टाइट है, सो एक्सेस इंटरवेंशन मतलब सेलिंग ऑफ डॉलर्स और ज्यादा आईएनआर लिक्विडिटी को टाइट कर देगा। सो ये सारे फैक्टर्स मिला के थोड़ा सा, चाहे ओपनिंग नीचे हुई हो, बट ऑब्वियसली रुपी डेप्रिसिएशन थोड़ा सा शार्पर हो सकता है, टुवर्ड्स 96.5 लेवल्स भी देखा जा सकता है। नीचे सपोर्ट की बात करें, जो आपका सवाल था, आई थिंक 93-93.5 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जो आज का लो भी था। सो ये लेवल्स में थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखता हूँ 93 लेवल्स के आसपास। ठीक है कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बताने के लिए कि आखिर रुपया क्यों वीक हो रहा है और कितना और यहाँ से वीक हो सकता है और बाजार में मतलब दिक्कतें क्या हैं रुपये के फ्रंट पर। लेकिन रुपये की गिरावट से इम्पैक्ट होने वाला एक और जो सेक्टर है वो है एविएशन का। और दरअसल क्रूड महंगा हो रहा है और क्रूड महंगे होने के चलते एटीएफ के दाम भी बढ़ रहे हैं। अब फ्यूल सरचार्ज वगैरह तो बढ़ाया था एविएशन कंपनीज ने, लेकिन अब बहुत राहत उसे मिली नहीं, तो सरकार ने कोशिश की है थोड़ी और राहत देने की एविएशन सेक्टर को। और क्या राहत हुई है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं पूरी खबर लेकर। प्रकाश बताइए, अब सरकार क्या मैकेनिज्म लेकर आएगी?
देखिए एविएशन सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जीओएम की जो आखिरी बैठक हुई है उस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि एविएशन सेक्टर को किस तरीके से तुरंत राहत दी जाए। एटीएफ की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री दबाव में है और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है उसकी वजह से सेक्टर को तुरंत राहत की ज़रूरत है। सूत्र बता रहे हैं कि कई विकल्पों पर चर्चा हुई है जिसमें एविएशन मिनिस्टर ने इस बात कई रिकमेंडेशंस दिए हैं जिसमें ये भी शामिल है कि जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस हैं उसमें तुरंत कटौती करने की ज़रूरत है जहाँ तक एटीएफ का सवाल है। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा हुई है कि पहले सेंट्रल टैक्सेस में कटौती की जाए और उसके बाद राज्यों से भी इस बात की अपील की जाएगी कि वो भी वैट में कटौती करें और इसकी वजह और इसके ज़रिए एविएशन इंडस्ट्री को तुरंत राहत दी जा सकती है। इनफैक्ट राज्यों से भी इस बात की अपील की जा रही है कि वो वैट में तुरंत कटौती करें। अलग अलग राज्यों में वैट पे अगर आप नज़र डालें एटीएफ के ऊपर वो 1% से 30% के रेंज में है। कई मेजर स्टेट है जिसमें दिल्ली है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, वहाँ पर जो वैट है जो राज्य सरकारें लेती हैं वो 20% से 30% के आसपास है। लिहाजा राज्यों से इस बात की अपील की जा रही है कि वो तुरंत वैट में कटौती करें ताकि एविएशन इंडस्ट्री को राहत दी जा सके। पेट्रोलियम मंत्रालय से इस बात की गुजारिश की गई है कि वो ये पॉसिबिलिटी देखे कि क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो उनकी प्रॉफिट मार्जिन है एटीएफ पर उसमें कुछ कटौती कर सकती हैं। इस विकल्प पर भी चर्चा करने की बात की गई है, तलाशने की बात की गई। तो जाहिर तौर पे सरकार एक्टिव मोड में नज़र आ रही है जहाँ तक एविएशन सेक्टर का सवाल है और उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ मेजर्स का ऐलान सरकार जल्द करेगी ताकि इंडस्ट्री एविएशन सेक्टर को जल्द राहत दी जा सके। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो प्रॉफिट मार्जिन को भी थोड़ा सा कम करने की गुजारिश करेगी सरकार। राज्यों से गुजारिश की जाएगी कि वो थोड़ा वैट अपना कम करें और इससे इनका बोझ कम हो। आप ये देखिए कि इंटरग्लोब एविएशन अब ये 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास क्या है कि भाव है 3,935 रुपये। यहीं से 2 दिन की रिकवरी आई थी, पूरी की पूरी रिकवरी हवा हो गई है। 4% की भारी गिरावट। स्पाइसजेट अब तो ये पेनी स्टॉक हो गया, 10 रुपये के नीचे, करीब 5% का फॉल आज फिर से स्पाइसजेट के शेयर में हम देख रहे हैं और बमुश्किल 2-2.5% के आसपास का मार्केट शेयर इस वक्त स्पाइसजेट के पास होगा। तमाम मुश्किलें पहले से ही रही हैं। एक राय जरा ले लेते हैं गौरव जी, एविएशन स्टॉक पर आपका व्यू, इंटरग्लोब में क्या करें, क्या और गिरावट होगी, लेवल्स क्या कह रहे हैं सर? लेवल्स अच्छे नहीं है और जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, क्रूड निरंतर बढ़ता चले जा रहा है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच नेगेटिव। और अगर ये प्रोलॉन्ग एक लंबे समय तक टिका रहा ऊपरी स्तरों पे तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। देयरफॉर अभी मैं रिफ्रेन करूंगा, कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। केवल अगर आपको एक कोई लॉन्ग टर्म व्यू बनाना है 1 साल या ऊपर तभी कंसिडर करें, अदरवाइज इस स्टॉक से अभी इस सेक्टर से दूर रहना ही बेहतर होगा। मोर पेन is possible. सेक्टर से फिलहाल दूर रहें। काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो है और टेक्निकली भी फिलहाल पसंद नहीं आ रहा है, पर चलिए कुछ ही मिनट रह गए हैं। क्विकली अपने एक्सपर्ट से उनके BTST आइडियाज़ लेते हैं। और अंशुल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर है आपकी नज़र? अंशुल शायद आप म्यूट पर हैं। सॉरी, देखिए शो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी 22,471 अगर नहीं प्रोटेक्ट होता है तो 22,270 टेस्ट होगा, 22,283 का लो बना है और अभी भी बाउंस बैक में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस दिख रही है। वेडनेसडे नए सिरे से आके नए ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज के लिए ओवरनाइट पोजीशंस अवॉइड करके जाएंगे। ओवरनाइट पोजीशंस अवॉइड करिए, कल मार्केट की छुट्टी है तो लंबा समय है, फिलहाल लाइट ही रहिए, ये राय आती हुई अंशुल की तरफ से। पर नीलेश जी, आपके रेडार पे कोई काउंटर? वैसे इसकी व्यू अभी भी फिलहाल बेरिश साइड में बना हुआ है और मैं रिएक्टेट करूंगा कि ओवरऑल बैंकिंग स्पेस पर थोड़ा सा ध्यान नेगेटिव साइड में है। जिस हिसाब से क्रैक हम देख रहे हैं तो बेरिशनेस कंटिन्यू हो सकती है। कैन बैंक जिस पर हमने ऑलरेडी पिक वाली की सलाह दी है, मैं रिएक्टेट करूंगा कि इसी को कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं एज ए शॉर्ट ट्रेड और यहाँ पर थोड़ी गिरावट और गिराती हुई नजर आ सकती है। चलिए कैनरा बैंक को ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर और गिरावट गहरा सकती है, ऐसा नीलेश का मानना है। पर गौरव जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कोई स्टॉक जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे? यस सृष्टि, मैंने आज नोटिस किया है आज पूरे दिन में जिन भी 2-3 कंपनियों के नाम के आगे मार्ट आता है, वेदर इट इज डी मार्ट और विशाल मेगा मार्ट एंड रिसेंटली इंडिया मार्ट,
उन सभी के अंदर कुछ ना कुछ बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। डीमार्ट के शेयर पे नजर थी मेरी, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा पोजीशन हम बाय का ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक रहेगा, 3880 का स्टॉप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा हूँ। ओवरऑल मेरा भी व्यू बाजार पे बेरिश ही है, लेकिन जिस टाइप से मोमेंटम नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, आई थिंक एक चाल ये मुझे दे सकता है 4050 तक की। छोटा ही लेवल है 4050 का पहला टारगेट, देयर आफ्टर 4100 डीमार्ट टारगेट करिए। और एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहाँ पर 4050 के लक्ष्य सुझाते हुए, बट कहीं ना कहीं देखिए ऐसे बाजार में भी अपने आप को होल्ड करने में कायम है, इसीलिए डीमार्ट फिलहाल पसंद आ रहा है। बट श्रीकांत जी, आपके रेडार पे कोई स्टॉक जहाँ पर आपका BTST या फिर STBT आइडिया हो? तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि आयशर मोटर, यहाँ पे एक सीरियस टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल को यानी कि 6650 के लेवल्स को आज आयशर मोटर ने तोड़ा हुआ है, और इन लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक कम से कम पिछले 6-7 महीने से ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी इन लेवल्स को तोड़ने के बाद अभी नजर आ रहा है कि शायद ये स्टॉक 6350 6400 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से आयशर मोटर को शॉर्ट करें 6580 6590 के रेंज में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 6650 रुपए का, और टारगेट्स यहाँ पे रखे 6400 रुपए के। बिल्कुल, तो ये दो जो है वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए आप इनके टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो नोट कर सकते हैं। चलिए, आयशर मोटर्स पे श्रीकांत जी की तरफ से कॉल आई हुई है। चलिए ज़रा फोकस करते हैं प्राइमरी मार्केट में एक बड़े डेवलपमेंट के ऊपर, एक ऐसे आईपीओ के ऊपर जिसका इंतज़ार सभी को है। एनएससी के आईपीओ की बात हम कर रहे हैं। एनएससी ने आईपीओ में शेयर टेंडर करने के लिए शेयरधारकों को चिट्ठी लिखी है। आखिर क्या है इस चिट्ठी में, पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए इस चिट्ठी में क्या है जो एनएससी के शेयरधारकों को लिखी गई है एनएससी की तरफ से? एनएससी ने अपने शेयरधारकों को एक पत्र लिखा है जिसमें जो आईपीओ में उनके शेयर टेंडरिंग के बारे में उनको सूचना दी गई है। सूत्रों ने ऐसा ईटी नाउ स्वदेश को बताया है। डीआरएचपी फाइल होने के कम से कम 1 साल के दरमियान जो शेयर होल्डर्स ये अपने जो शेयर्स एनएससी के होल्ड करते हैं उन्हें एलिजिबिलिटी होगी, वो पात्र होंगे ये आईपीओ में अपने ओएफएस में भाग लेने के लिए। और क्योंकि अभी डीआरएचपी का कोई भी दिनांक अभी तय नहीं हुआ है, तो एनएससी ने ऐसा नियम बनाया है कि जो शेयर होल्डर्स 15 जून 2025 से एनएससी के शेयर्स एक कंटिन्यूअस बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं, वह अपना शेयर्स टेंडर कर सकते हैं आईपीओ में ओएफएस के माध्यम से, और वो बेच सकते हैं आईपीओ में। 6 फरवरी को ये जो आईपीओ का प्लान है एनएससी के बोर्ड ने उसको स्वीकृति दी थी। उसके बाद सेबी का नो ऑब्जेक्शन आया आईपीओ को लेकर, और फिर उसके बाद ये जो बैंक्स हैं ये आईपीओ के उनकी नियुक्ति हुई है। एनएससी के ने जो पत्र लिखा है उसमें ये जिक्र किया गया है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि वे अपने पूरे शेयर्स या आंशिक शेयर्स ये आईपीओ में वो टेंडर कर सकते हैं, और अगर जो उन्होंने जो कुल शेयर्स अगर टेंडर किए हैं उसकी मात्रा अगर जो ओएफएस है आईपीओ में जो ऑफर फॉर सेल है उससे अधिक है, तो जो शेयर टेंडरिंग होगी वो एक प्रो रेटा माध्यम वो उस बेसिस पे होगी। और जो ओएफएस को छोड़ के जो बाकी सब प्री आईपीओ जो शेयर्स जो शेयर होल्डर्स के पास हैं उन पे एक 6 महीने का लॉक इन लग जाएगा आईपीओ के अलॉटमेंट के बाद। बिल्कुल, तो ये एक अहम खबर एनएससी के आईपीओ को लेकर कि एक चिट्ठी जो है वो शेयर होल्डर्स को भेजी गई है शेयर टेंडरिंग के रिगार्डिंग। उसकी पूरी डिटेल दे रहे थे हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4-4.5 मिनट का समय बच गया है मार्केट के क्लोज होने में, इसलिए अब कुछ एक्शन वाले शेयरों पर जरा बात कर लेते हैं। आईटीसी की बात ब्रेक पे जाने के पहले मैं कर रहा था कि एक निफ्टी का ऐसा शेयर जो 52 वीक लो पर है और काफ़ी हैवी वेट शेयर है, लगातार 52 वीक लो बनाता जा रहा है। गिरावट जो है वो इसमें रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके ऊपर राय लेते हैं गौरव जी से कि आखिर ये कहां तक रुकेगी गिरावट जाकर, और आईटीसी में क्या करना चाहिए अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट का मन ही कर जाए तो। गौरव जी।
विकास जी, मैं अभी भी रिफ्रेन करूंगा आईटीसी में पोजीशन लेने से। वैल्यूएशन ऑल्दो काफी अट्रैक्टिव हो गई हैं, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। जब अन्य एफएमसीजी काउंटर्स में बाइंग थी, मोमेंटम था, तब भी इसने परफॉर्म नहीं किया, और अब तो एट लार्ज देखे जाए बाजार और एफएमसीजी इंडेक्स दोनों के अंदर गिरावट है। मुझे फर्दर डिक्लाइन आता हुआ नजर आ रहा है टुवर्ड्स 260-262 रेंज। तो अभी मैं नहीं वेट करूंगा, एक बार 260-62 के अराउंड आता है तो उस टाइम पे देखेंगे। बिल्कुल, तो एक बार 260-62 के आसपास आता है तो फिर देखा जाएगा। अभी फिलहाल आपको अवॉइड करना है। ये राय आईटीसी के ऊपर। एक स्टॉक जो सुबह भी रडार पर दिखा था, एजिस वोपैक, एलएनजी टर्मिनल ऑपरेट करने वाली ये कंपनी है। तमाम पोर्ट्स पर इनका बिजनेस है। इस वक्त जो गैस को लेकर क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से निश्चित तौर पे इनके भी बिजनेस पे थोड़ा सा हिट हुआ होगा। और स्टॉक देखिए आज ऑल टाइम लो पर है, 160 के भी नीचे का भाव आ चुका है। अब 7% की गिरावट देखने को मिल रही है एजिस वोपैक में। ये रॉयल वोपैक और एजिस लॉजिस्टिक के बीच में एक जेवी कंपनी है और एलएनजी टर्मिनल्स मैनेज करती है, ऑपरेट करती है। तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर इनके जो भी लिक्विड गैसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन और उनका स्टोरेज मैनेज करती है ये कंपनी। इसके ऊपर क्या राय है, क्या करना चाहिए इस गिरावट में? कंपनी वैसे तो अच्छी है, पेरेंटेज भी ठीक है, क्या करना चाहिए इस गिरावट में? जरा नीलेश जी से एक बार चेक कराते हैं। नीलेश जी, एजिस वोपैक क्या आप ट्रैक करते हैं? 7-7.5% की कमजोरी अब तो दिख रही है। देखिए टेक्निकली तो स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आ रहा है। जिस हिसाब से 7% से ज्यादा का आज हमें क्रैक देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से गिरावट और गिरा सकती है। 155 तक की डाउन साइड यहाँ पर जगह बनती हुई नजर आ सकती है। तो बेहतर होगा कि इतनी गिरावट के बाद यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेने से अवॉइड करें। किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो पुल बैक पर एग्जिट करने की सलाह होगी। स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी वीक नजर आ रहा है। ठीक है, एजिस वोपैक को लेकर ये व्यू। देखिए, सोमवार का सत्र है और सोमवार को सत्र में अमूमन अक्सर नहीं चाहते हैं कि अच्छा बाजार अब बंद हो जाए। ये रेयर होता है कि सोमवार के दिन इतना माहौल ख़राब हो कि बाजार के हम बंद होने पर खुशी मनाते हैं। लेकिन आज का सत्र कुछ वैसा ही है और 1.5 मिनट के आसपास समय रह गया है। अब कोई ट्रेड नहीं समझेंगे। अपने सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। अंशु जी, नीलेश जी, गौरव जी, अविनाश सर, श्रीकांत जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और आपने बाजार के मुश्किल वक्त में हमारे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को आपने गाइड करने का काम किया और बताया कि आज और आगे करना क्या है बाजार में। लेकिन दिन के निचले स्तरों के आसपास ही क्लोजिंग होने जा रही है। निफ्टी की गिरावट लगभग 450 अंकों के आसपास की है। 22,300 को भी टेस्ट किया निफ्टी ने। निफ्टी बैंक करीब 1900 अंकों की गिरावट, 50,400 के नीचे निफ्टी बैंक बंद होने जा रहा है। 450 शेयर एनएसई पर तेजी वाले रहे, लेकिन 2600 से ज्यादा शेयर आज गिरावट वाला रहे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब। इंडिया विक्स में आज फिर से उछाल आया, 28 के ऊपर निकला था। ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी हमने देखा कि राहत मिली है, लेकिन आज निफ्टी में सिर्फ 6 शेयर ऐसे रहे जहां पर आपको हरा निशान दिखाई देगा। हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, ओएनजीसी और पावर ग्रिड, 5 शेयर ही। 45 शेयरों में आज गिरावट रही। सेंसेक्स में सिर्फ 3 शेयर चले, 27 शेयर गिरे हैं और वायदा की जो पिक्चर वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको ख़राब नज़र आएगी। मेटल में बाइंग आई क्योंकि हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में ईरान ने कुछ मेटल कंपनीज को, स्पेशली एल्यूमिनियम कंपनीज को निशाना बनाया है। तो थोड़ी सप्लाई को लेकर टेंशन है, तो भाव को सपोर्ट मिल गया और इसके चलते हमने देखा कि आज आपको हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता, ये तमाम शेयर अच्छे गेंस पर कारोबार करते हुए दिखाई दिए। बाकी रब ऑफ इफेक्ट बाकी भी मेटल काउंटर्स पर आज हमें देखने को मिला। अदरवाइज आप देखेंगे कि तमाम जो सेक्टर रहे, सारे के सारे मेटल बहुत ही कह सकते हैं कि हल्की सी गिरावट के साथ इंडेक्स बंद हुआ है, लेकिन सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्स कमज़ोर रहे हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे ज़्यादा टूटा है, 4.5%। और इसके अलावा अगर फाइनेंशियल बैंकिंग के अलावा हम देखेंगे तो जो गिरावट रही वो ऑटो में काफ़ी ज़्यादा सीवियर रही, ऑलरेडी काफ़ी टूट गया है। पावर में, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, एफएमसीजी में, सारे के सारे सेक्टोरल इंडाइसेस आज आपको टूटते हुए दिखाई देंगे। हिंडाल्को रहा है आज का टॉप गेनर, 2.5% के गेंस और ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। रिलायंस बहुत ही थिन गेंस के साथ बहुत मुश्किल से हर निशान में वापसी की है। 0.01% की बढ़त रिलायंस के शेयर में हमने देखी है। और अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो बैंकिंग फाइनेंशियल्स का तो बुरा हाल रहा आज। बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, एक लाइन से सारे के सारे आप बैंकिंग फाइनेंशियल वाले ही शेयर देखेंगे। और कंजम्पशंस की अगर हम बात करें तो टाटा कंज्यूमर में कमजोरी रही,
आप देखेंगे इंटरग्लोब को अगर आप कंजम्पशन में जोड़ लें तो वहाँ पर 3.5% के आसपास की गिरावट रही। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद ख़राब। कुछ अगर हम बड़े मूवर्स की बात करें आज के सत्र में तो हमने देखा कि चढ़ने वाले शेयरों में वेस्टलाइफ फूड 8% चढ़ा। थोड़ा रिटेल वाली कंपनीज, FMCG कंपनीज, वहाँ पर थोड़ी बाइंग आज के सत्र में देखने को मिली है। ये NSE 500 का टॉप गेनर रहा है। लेकिन अगर हम टॉप लूजर की बात करें तो डेल्टा कॉप 50 रुपये के नीचे आ गया। 11% की गिरावट आज हमने डेल्टा कॉप के शेयर में देखी है। और डी लीटर वाला एक और शेयर डिश टीवी भी 10% आज टूट गया। ये तो पहले से ही वीक है काफ़ी ज़्यादा। चलिए इसके साथ ही शो को समेटने का समय हो गया है। आज FY26 यानी कि कारोबारी साल 2026 का आखिरी सत्र रहा और आखिर सत्र काफ़ी ज़्यादा वीक रहा। उम्मीद करेंगे कि नए फाइनेंशियल ईयर में चीज़ें बदलें। जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है वो भी परेशान हो रहे हैं कि अच्छा थोड़ा और सस्ते भाव पर खरीद लेते हैं। देखते हैं कि परसों के सत्र में बाजार में चाल क्या होती है। और कल छुट्टी है महावीर जयंती की। अगर आपके तेज़ी के ट्रेड है तो उम्मीद है कि आपने पुट्स वगैरह लेके हेज कर लिया होगा। लेकिन बाजार से दूर रहने में फिलहाल भलाई है, स्पेशली इंडेक्स से। फिलहाल इस शो में इतना ही। सृष्टि को, विकास को और मुझे आप दीजिए इजाज़त। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कराएंगे आपकी परसों की तैयारी। आप कहीं जाएगा नहीं।